प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम अपना हिंदी का व्याकरण में चौथा पाठ पढ़ेंगे और वो है संज्ञा। बच्चों, पिछले पाठ में हमने शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो उन्हीं विकारी शब्दों में सबसे पहला शब्द है संज्ञा। तो आइए आज हम इस संज्ञा शब्द के बारे में जानेंगे। संज्ञा शब्द को अगर हम देखें तो ये सम और ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम माने अच्छी तरह से है, भली भांति। ज्ञा माने ज्ञात या जाना गया। तो इस तरह से संज्ञा का अर्थ है जिसे हम भली भांति जानते हों या अच्छी तरह पहचानते हों। तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंकुर खेल रहा है, तो यहाँ जो अंकुर शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि अंकुर एक व्यक्ति विशेष का नाम है। इसी तरह दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं, मेज पुस्तक पर रखी है। तो मेज यहाँ एक संज्ञा शब्द है, इसी तरह पुस्तक भी संज्ञा शब्द है। मेज यानी एक ऐसा उपकरण जिसे आप लिखने के लिए, बैठने के लिए, सामान रखने के लिए प्रयोग करते हैं। पुस्तक एक ऐसा उपकरण है, ऐसा सहायक है जिससे आप पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से ये सब संज्ञाएं हैं। जैसे राम दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है, इसलिए दिल्ली भी संज्ञा है। गुण, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ ये जो अच्छा है वो भी संज्ञा है, क्योंकि ये एक गुण को बता रहा है। इसी तरह बुढ़ापा रोगों का घर है। क्या? बुढ़ापा रोगों का घर है। तो बुढ़ापा क्या है? भाव है। तो इस तरह से बुढ़ापा भी क्या है? आपका एक संज्ञा शब्द है। अब हम जानते हैं, आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, या संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसमें आप किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, विशेष का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम, आगरा, ठंडा, गर्म आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, या ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे लड़के शरारती होते हैं, तो यहाँ जो शब्द है लड़के शरारती होते हैं, तो यहाँ लड़के शब्द
जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक मनुष्य के एक विशेष वर्ग को बता रहा है, लड़के। तो इसी तरह से तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव सम्मिलित होते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उड़ान, पक्षी की उड़ान बहुत ऊंची है, तो यहाँ उड़ान शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार 4 मील की दूरी बहुत अधिक है, 4 मील की दूरी बहुत अधिक है, तो यहाँ दूरी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु या पदार्थ का बोध कराती हैं, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, लकड़ी, लोहा आदि। अब इसके बाद 5वां भेद समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूह यानी संख्याएं, समुदाय यानी काफ़ी सारी संख्याएं जब एक साथ एकत्रित हों उसे समुदाय कहते हैं। ये संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय को दर्शाती हैं। ऐसे शब्द जो किसी समुदाय विशेष या समूह को बताते हैं, दर्शाते हैं, वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, सेना। अब यहाँ सेना शब्द को देखिए आप, सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, सेना में आपके सिपाही होते हैं, अफसर होता है, कर्नल, लेफ्टिनेंट हैं, और उन सबको मिलाकर फिर एक प्लाटून बनती है, प्लाटून से कंपनी बनती है, और कंपनी ऐसी जो है कई सारी कंपनियों को मिलाकर एक बटालियन बनती है, और कई सारी बटालियनों को मिलाकर सेना बनती है या सेना कहलाती है। तो यहाँ सेना शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह दरबार, दरबार ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि दरबार में अकेला राजा नहीं बैठता, उसके साथ मंत्री भी होते हैं, उसके सेवक भी होते हैं, अन्य लोग भी होते हैं। तो इस तरह से ये आपका समुदाय या समूहवाचक संज्ञा है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए जब आपने शब्द विचार पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले आपको जो है प्रयोग के आधार पर जब बताए गए थे तो वहाँ सबसे पहले विकारी शब्द आया था। और विकारी का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। तो यहाँ जो भाववाचक संज्ञा है वो विशेषकर विकारी शब्द है, क्योंकि उसमें जो है बदलाव आ जाता है। इसीलिए भाववाचक संज्ञा अलग अलग शब्दों से मिलकर बनती है। अब भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है।
कैसे बनती है आइए देखें। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। अतिथि, अतिथि का एक जातिवाचक शब्द है, यानी ये जो है आपके जो मेहमान आए हैं उनको जो है वो एक पूरे समुदाय को या पूरे उसको दर्शा रहे हैं अतिथि, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और इस जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है आतिथ्य। इसी तरह पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व। अब नंबर 2 सर्वनाम, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए यहाँ अपना आपका सर्वनाम है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। तो इस तरह से सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे अहम, अहम माने मैं और इससे बना अहंकार। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों को देख सकते हैं। वह, वह भी आपका सर्वनाम है और वह से आपका भाववाचक संज्ञा बना वही। तो इस तरह से सर्वनाम शब्दों से भी जातिवाचक और सर्वनाम शब्दों से क्या होती है, भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। इसी तरह विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। कुछ विशेषण देखिए, अमर, और इसे इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा अमरता। अमर जिसकी मृत्यु ना हो, अमरता जो मृत्यु को प्राप्त न हो, ये भाव है तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगी। इसी तरह अच्छा, अच्छा आपका विशेषण है, गुण है और इसका भाववाचक बना, भाववाचक संज्ञा बना अच्छाई। यानी यहाँ अच्छा ये तो गुण था और यहाँ अच्छाई यानी ये यहाँ भाव है। तो इस प्रकार विशेषण शब्दों से भी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चौथा क्रिया, क्रियाओं से, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे देखिए उड़ना, उड़ना क्या है, उड़ना क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा हमने बनाया उड़ान। उड़ान भाव है, उड़ना क्रिया है। इसी तरह दौड़ना, दौड़ना क्रिया है और दौड़ आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी ये भाव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह देना, देना आपकी क्रिया है और इससे भाववाचक शब्द बना दान, दान भी भाव है। इसी तरह कर, ये क्रिया है और इसका भाव बना करवाने, भाववाचक संज्ञा बना करवाने, यानी वो भाव है। अब अंतिम अवयव से, अवयव शब्द किसे कहते हैं, या सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवयव शब्द किसे कहते हैं। आ मीन्स नहीं, व मीन्स जो है खर्च हो या जिसके टुकड़े न हो सके, ऐसे शब्दों को अवयव शब्द कहते हैं। अवयव शब्द भी विकारी शब्द होते हैं और इनमें जो है मूल शब्द से ही शब्दों की रचना होती है भाववाचक संज्ञा की। जैसे दूर, दूर जो है अवयव है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी दूरी। इसी तरह निकट, और निकट से भाववाचक संज्ञा बनी निकटता। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इस से संबंधित प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।